पवन खेड़ा जी के मुद्दे पर शेर ये जिंदा है वाली जो बात है, ये जयराम रमेश जी ने ट्वीट की थी। तो फिर कहीं पर मतलब ठीक है, कहीं पर सूट करे तो अच्छा है, कोर्ट्स ठीक चल रहे हैं, कहीं पर सूट ना करे तो लोकतंत्र खतरे में है, कहीं पर जीते तो लोकतंत्र ठीक है, ईवीएम भी ठीक है, कहीं पर नहीं जीते तो सब खतरे में है। ये कैसे चलेगा? इस पर स्टैंड क्या है, ऑफिशियल स्टैंड क्या है? देखिए, देश के अंदर यही जब आलोक इलेक्शन जी, कमीशन, यही लोकतंत्र तो आपको भी जिंदा रखता है। यही लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी से लेकर हर पार्टी को, देश को, सबको जिंदा रखता है। उसी को हम हर रोज बैठ के कह दें खतरे में कैसे होगा? ये लोकतंत्र कांग्रेस की सरकारों की ही देन है और उसको मजबूत करने में भी कांग्रेस की सरकारों का ही योगदान रहा है। आज लोकतंत्र अगर कमजोर हो रहा है तो हमें हक है, हमें अधिकार है कि हम उसके ऊपर बात करें। अगर इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाए और लाखों ईवीएम्स का पता ना बताए और कितने वोट पड़े उसका मिलान ना हो, तो सवाल उठाना लाजमी है और सवाल उठाए जाएंगे। मैं केवल शुरुआत करता हूं महिलाओं से लेकर। सबसे पहला 73वां 74वां संविधान संशोधन जो उनको 50% की भागीदारी इलेक्टेड बॉडीज में दी, वो राजीव गांधी जी ने दी और उसको अमली जामा पहचाया नरसिम्हा राव जी ने। उसके बाद 2009 में महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार, बेटियों को 2009 में सोनिया गांधी जी के चेयरपर्सन रहते हुए यूपीए की सरकार ने दिया। तीसरा, हमारा लोकसभा में बहुमत नहीं था, राज्यसभा में बहुमत था। महिला आरक्षण बिल हमने पास कराया, लेकिन वो आज तक लटका हुआ है। तो ये जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, बीजेपी सरकार है। ये बीजेपी सरकार इन तमाम मुद्दों को लेकर केवल घड़ियाली आंसू बहाती है। महिलाओं को लेकर उनके अधिकारों की बात तो करती है, लेकिन उनको अधिकार नहीं देती है। सारे रेपिस्टों की पैरवी करने के लिए खड़ी हो जाती है। अब आते हैं कि इन्होंने कहा साहब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, बहुत ज्यादा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं 20 लाख के करीब पासपोर्ट क्यों जब सरेंडर हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं पिछले क्वार्टर की जो ग्रोथ रेट है वो 3.94% है, वो ऐसा क्यों है? और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, जीएसटी कलेक्शन बहुत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ग्रोथ बहुत हो रही है। फिर भाई क्या जरूरत थी 3 काले कानून लाने की, दूध दही और आटे के ऊपर भी जीएसटी लगाने की? जब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो पिछले 2 साल के अंदर 9 ऑटोमोबाइल की कंपनियां हमारा देश छोड़कर क्यों चली गई? केवल कुछ असेंबली यूनिट ऑटोमोबाइल की या मोबाइल की आ गई नोएडा में, वही ग्रोथ है। कितने एमएसएमई बंद हो गए उसकी भी कोई एक लिस्ट जारी कर दीजिए। सब कुछ अच्छा हो रहा है तो 35 रुपए में डॉलर क्यों नहीं मिल रहा? आप लोग तो वादा कर आए थे भाई। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो ये जो आर्मी के अंदर आप 4 साल का जो टेन्योर का आप लेकर आ रहे हैं वो क्यों है? सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दीजिए ना पूरे देश में। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो हमारे जवान शहीद हुए चाइना के अंदर, चाइना के बॉर्डर के ऊपर, वो कहां पर शहीद हुए हमें आज तक क्यों नहीं पता चल रहा है भाई? हम पूछना चाहते हैं, सब कुछ अगर बहुत अच्छा हो रहा है तो जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे 2.5 साल से? हम पूछ रहे हैं, अमृत काल चल रहा है, कल हाईवेज का उद्घाटन हुआ, एक दिन में वाटरवेज में कैसे कन्वर्ट हो गया? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी पुल का इनॉग्रेशन करते हैं, हाईवे का इनॉग्रेशन करते हैं, 4 दिन में बह जाता है। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो मुंद्रा पोर्ट पर लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, वो किसका है हमें क्यों नहीं पता चलता भाई? सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो ये पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही? संसद बंद क्यों है? संसद में बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा विपक्ष को? हम इसीलिए कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस रिटायर होते हैं उनको गवर्नरशिप और राज्यसभा क्यों देनी पड़ रही है अगर सब कुछ ही अच्छा चल रहा है तो? इलेक्ट्रल बॉन्ड पर क्यों सरकार चल रही है? नोटबंदी में कितना पैसा आया आज तक सरकार को क्यों नहीं पता है? कितना काला आया, कितना सफेद आया, कितना पीला आया, आज तक देश को क्यों नहीं पता है? ठीक है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो 40% की जो कमीशन की सरकार कर्नाटक में चल रही है वो सरकार क्यों चल रही? सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बीजेपी को एमएलए क्यों खरीदने पड़ रहे हैं? उत्तर दीजिए सुधांशु भाई। सुधांशु जी, नोटबंदी से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं और जब उन्होंने बात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर तो ये बात है, ये सच बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इंटरवीन किया। अब सवाल यह है कि कुछ भी विपक्ष पूछे वो देश के खिलाफ, नहीं वो भी ये थ्योरी तो नहीं चलेगी ना, कोई तो पूछेगा ना आपसे, कोई भी सवालों के ऊपर तो नहीं हो सकता। अभी जो
नहीं, अभी आप आलोक जी ने जो जो बोला, अगर इनका रिवाइंड करके देख लें किस तरह से कांग्रेस झूठ बोलने लगती है। अभी बोले कि गुजरात पे पोर्ट पे लाखों करोड़ रुपए की, लाखों करोड़ बोला है, जाके चेक कर लीजिएगा। पहले 20,000 करोड़ बोलते थे, अब जब आदेश में मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात पे स्टैंड लाखों करोड़ का तो टोटल बजट होता है, जिसमें आपने कह दिया लाखों करोड़ की। हाँ, बता रहे क्यों पकड़ी जा रही है, क्योंकि आज पकड़ी जा रही है। जब पंजाब से लेके मुंबई तक ड्रग्स में डूबा था तो जानते कितनी पकड़ी गई थी? केवल 600 करोड़ की, केवल 600 करोड़ की पकड़ी गई थी। आज 20,000 करोड़ की पकड़ी गई है, क्योंकि कार्रवाई हो रही। अभी बोले जीएसटी के ऊपर क्यों लगा दिया। फ्लोर ऑफ द हाउस पे वित्त मंत्री का बयान है कि जीएसटी काउंसिल में 3 कमेटियां थी, जिनमें सारे विपक्ष के लोग थे, सबने अपनी सहमति दी है। अंत में भारत सरकार वित्त मंत्रालय आया। चुनौती से कहता हूं, यहां पे भाषण दे रहे हैं सदन में, लाइए विशेषाधिकार का प्रस्ताव, लाइए प्रिविलेज मोशन। क्यों? पता है ना, तो जीएसटी काउंसिल का रिपोर्ट सामने रख दिया जाएगा। यही अंतर है कि अंदर तो लिख के देना है अपने अपने राज्य के लिए कुछ और उसके बाद आके बाहर आके भाषण देना है। और देखिए कथनी करने में क्या अंतर होता है। महंगाई की बात करते थे इतना, बाई चांस हिमाचल में सरकार मिली, 3 हफ्ते में 3 रुपए बढ़ा दिए डीजल पे। 3 हफ्ते, मतलब महीना नहीं गुजरने दिया। कहावत होती जुम्मे 4 दिन, 4 जुम्मे नहीं बीते, तीसरे जुम्मे में वो बढ़ा दिया इन्होंने। और उसके बाद आके भाषण देने लगते हैं कि ये नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूं क्या अच्छा हो रहा है और क्या नहीं अच्छा हो रहा है। आपको पता होना चाहिए आज देश में उस दौर में क्या था। काला टीका तो प्रधानमंत्री जी ने फिर भी बहुत लाइट बात कही है। आपके जमाने में तो काला धुआं था। देश के दर्जनों शहरों में धमाके होते थे, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, पार्क में धमाका, मॉल में धमाका। और सिर्फ इतना ही नहीं होता था, उसके बाद यह ऑफिशियल स्टैंड होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। उस काले धुएं में मरते हुए हजार सैकड़ों लोगों के बीच में से शांति के कबूतर उड़ते थे और जाकर हाथ मिलाए जाते थे। इसलिए आज वह परिवर्तन आया। आप कह रहे हैं कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है। एक जमाने में आपके में पत्थर फेंके जाते थे सेना के ऊपर, आज दोनों भाई बहन बर्फ के गोले खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस जमाने में कहा आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे, आज तिरंगे झंडे की लहर लगी हुई है। डल लेक के बाहर पूरी की पूरी लड़ी लगी हुई है। उसके बावजूद आपको लगता है कि कोई परिवर्तन नहीं आया। यही बहुत बड़ी समस्या है। और एक और बात इनसे कह दूं, इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट यदि कोई भी बात कहता है उस पर निश्चित विचार होगा। पर मैं याद दिलाना चाहता हूं लोगों को, शायद लोग भूल गए होंगे, एक जमाने में भारत का एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था। ये 3 कब हुए? जब टीएन शेषन, जब नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार थी, टीएन शेषन ने चुनाव सुधार करने शुरू किए। तत्क्षण कांग्रेस की सरकार ने न सिर्फ 3 इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए और कहा कि अब जो भी निर्णय होगा चुनाव आयोग में बहुमत से होगा। कितना आपका कमिटमेंट था उस समय चुनावों को लेकर। और मैं एक और बात कह दूं अंजना जी, जब से चुनाव सुधार हुए हैं, जब से चुनाव सुधार हुए हैं, कांग्रेस को कभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। ये इनके दिल में दर्द है। जब तक चुनाव सुधार नहीं थे, जब तक बूथ कैप्चरिंग होती थी, टीएन शेषन के चुनाव का दौर एक वाटरशेड पीरियड है। उससे पहले कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलती थी, उसके बाद आज तक कभी मेजॉरिटी नहीं मिली है। और नरसिम्हा राव के बाद के दौर में तो कभी 225 भी नहीं मिली। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव सुधारों के बाद ही बनना शुरू हुई है और क्लियर मेजॉरिटी भी हमारी उसके बाद ही आई है। बस ये अपने आप में लोगों को समझने के लिए पर्याप्त है कि कौन वास्तविकता में जनता के समर्थन से शासन कर रहा था और कौन जो था वो किस प्रकार के चुनाव के सिस्टम। ठीक है आलोक जी देखिए, हम आज के ऊपर बात आते हैं। सिर्फ ठीक है, पूरी कर लीजिए, पूरी करिए जल्दी से सुधांशु जी। हाँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, एक बात इनको मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग इतनी बड़ी नाक किस बात की रखते हैं कि भारत के बारे में बोल दिया मगर साहब हम जवाब नहीं देंगे, हम माफी नहीं मांगेंगे। क्यों? इंडिया इज इंदिरा कहने वालों के नाती हैं इसलिए नहीं मानेंगे?